देखा कि हमारी ब्रिक को हैंड मोल्ड कैसे करते हैं। फिर उसके बाद ही मैं किस प्रकार से उसमें दो प्रकार के मोल्ड मोल्ड होते हैं, मतलब साँचे, एक अपना वुडन, दूसरा के अपना स्टील। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम ग्राउंड के ऊपर मोल्डिंग करते हैं और किस तरह से हम टेबल के ऊपर मोल्डिंग करते हैं। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर कैसे मोल्डिंग की थी हमने, प्लेन ग्राउंड लिया था, उसके ऊपर सैंड छिड़की थी, उसके ऊपर हमने सांचा रखा था, उसके अंदर हमने मिट्टी को भरा था दबा करके फोर्सफुली, और फिर ऐसे कैसे हमने सांचा रिलीज कर दिया था। जब थोड़ी हमारी ब्रिक थोड़ी हल्की सूख जाती है तो उसको हम ले जा करके एक छांव वाले शेड में, मतलब जो शेड बना होता है उसमें डाल करके सूखने को रख देते हैं ड्राइंग प्रोसेस के लिए, उसके आगे की प्रोसेस के लिए। टेबल मोल्डिंग पड़ी थी कि ये ग्राउंड की मोल्डिंग हमने देखी, टेबल मोल्डिंग मतलब टेबल के ऊपर हम मोल्ड करते थे इसमें। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग बहुत ज़्यादा कारागार थी। क्यों? क्योंकि इससे हमको अच्छे रेगुलर शेप मिलते थे, शार्प तिकोनी एजेस मिलती थी, कॉर्नर इसके पूरे साफ सुथरे हमको मिलते थे, ये हमारी जो सरफेस मिलती थी इसको बिल्कुल स्मूथ मिलती थी। तो इसलिए हमारी जो मशीन मोल्डिंग है वो ज़्यादा अच्छी पाई गई। मशीन मोल्डिंग में दो प्रकार की मोल्डिंग हमने देखी थी, प्लास्टिक क्ले मशीन और ड्राई क्ले मशीन। ठीक है, इसमें हमारी जो प्लास्टिक क्ले मशीन थी, एक प्रकार से एक साइड से हमारी रिलीज होता था क्ले मटेरियल और वायर के थ्रू हमारे ब्रिक की साइज का कटता जाता था। ठीक है, इसको बोला हमने प्लास्टिक क्ले मशीन। ड्राई क्ले मशीन में हमने क्या देखा कि हम क्या पहले क्ले को पाउडर फॉर्म में करते, फिर स्मॉल क्वांटिटी में वाटर ऐड करते, फिर स्टीफ पेस्ट को हम उसी प्रकार से हमारी मशीन से प्रेस्ड करते हुए निकालते हैं, और फिर ये भी कटिंग के फॉर्म में हमको ब्रिक साइज का कटा हुआ मिलता है। मगर इन ब्रिक को बोला जाता है प्रेस्ड ब्रिक, मगर इसको हमको कोई एक्स्ट्रा टाइम के लिए ड्राई नहीं करना पड़ता है, इसको डायरेक्ट हम बर्निंग प्रोसेस में डाल देते हैं। इतना क्लियर था दोनों को? अब अगला देख रहे हैं हम ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना, मतलब द डैम्प ब्रिक। डैम्प मतलब अधपकी सी। जैसे हमने बना करके उसको निकाला, फिर हमने क्या करा, उसको शेड में ले जा करके सुखा रहे, मतलब वो ब्रिक हमारी पूरी तरह से नहीं सूखी है जब तक हम उसको शेड में ले गए। ठीक है, तो द ड्रैम्प ब्रिक इफ बर्न्ड, अगर हमने अध सूखी सी ब्रिक को बर्न करा, आर लाइकली टू बी क्रेक्ड, तो उसमें क्या हो सकते हैं, हमारे क्रेक्स पड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और क्रेक पड़ने के बाद वो डिसऑर्डेड हो जाती है, मतलब थोड़ी सी गैपिंग में आकर के टूट सकती है। तो हैंस हम इस कारण से क्या करते हैं, जो हमारी मोल्डेड ब्रिक है उसको क्या करते हैं, अच्छे से ड्राई करते हैं हमारी बर्निंग के पहले। Hence the molded brick are dried before they are taken for the next operation of burning. Burning के पहले हम उसको क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से ड्राई करते हैं। The dry brick are laid longitudinally in the stake. स्टेक मतलब हमारी ब्रिक कैसी रहती है, आयतन नीचे मैडम, आयतन। एक सेकंड यार, मैं कॉपी खोल रही हूँ। इस प्रकार से हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बिछाते हैं स्टेक में, मतलब जो भी उसका अरेंजमेंट होता है सारी ब्रिकों को। ठीक है, अपनी ब्रिक यूजुअली हम देखते हैं जब ये ऐसी रहती है, ठीक है, ये फ्रॉग रहता है उसका, तो हम इस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारी ब्रिक को बिछाते हैं स्टेक में। देखो मैं 3 डायरेक्शन आपको समझाती हूँ। एक सेकंड। देखो ये क्या है हमारा पॉइंट, ठीक है, ये क्या है हमारी लाइन। लाइन कैसी है,
वन डायमेंशन, ठीक है, ये एक ही दिशा में जा रही यस मैम। है ना। और जो हमारा एरिया, मतलब ये मेरा एक पेपर, ठीक है, ये पन्ना है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, समझ रहे हो, इसकी कोई मोटाई नहीं है, ये है तो एक सब्सटेंस जो एक अलग से है, मगर हम जब दो डायमेंशन की बात करते हैं, एक इसकी और एक इसकी, ठीक है, मतलब दो दिशा की बात कर रही है, दो लाइन आपस में जॉइंट है, ये एक, ये दो, ठीक है। ये अब तुम बोलोगे कि मैडम ये चार है, तो चार है तो भैया ये देखा जाते हैं लंबाई और चौड़ाई को, ठीक है, इधर की साइड से ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई है ना, किस भी दिशा से आप देखो, तो जैसे मैंने देखा ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये एक एरिया हो गया हमारा। प्लॉट का एरिया हमको दो डायमेंशन में दिखता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एरिया होता है, ठीक है, प्लॉट एरिया। जब इसके ऊपर अपना पूरा घर बन जाता है, लाइक ये ओडोनिल का बॉटल बना हुआ है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट है ना, कुछ ना कुछ इसकी लंबाई है और कुछ ना कुछ इसकी चौड़ाई है ना, जब ऐसा होता है तो ये कहलाता है 3D हमारा। तो जैसे हम एरिया की बात करें, जो भी एरिया की, जिस भी एरिया की बात करते हैं तो हम उसको लिखते हैं मीटर स्क्वायर में, ठीक है। मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया कितनी चीज़ों से मिलकर के बना है, हमारी लेंथ और ब्रेथ से, ठीक है। लेंथ कैसी, ये हमारी ये लेंथ और ये हमारी विड्थ, ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, वही ये चीज़ भी आप कर अगर बोलो तो ये भी पूरी चीज़ हो जाती, ठीक है। एरिया, तो ये लेंथ कैसी रहती, इसकी लंबाई कुछ ना कुछ 3 मीटर की बोल दो हम, है ना, 3 मीटर की इसकी लंबाई है जो एरिया है, और आपकी 1-2 मीटर की बोल दिया हमने चौड़ाई है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, 3x2, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, तो क्या हो गया, मीटर क्रॉस मीटर। तो कुछ भी चीज़, मीटर कुछ भी स्क्वायर। यूनिट की बात करते हैं तो ये तो हो जाएगा 3×2 = 6 और ये हो जाता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए एरिया की यूनिट क्या बोली हमने, मीटर स्क्वायर। ये एलजेब्रा में ये बेस सेम, पावर 8, इनकी जो भी पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो 1 और 1 2 हो गई, ठीक है। इस हिसाब से हमारा क्या निकला, ये एरिया निकला, ठीक है। तो एरिया को हम बोलते हैं क्यूब में। अब बात करते हैं कोई भी एरिया की, हाँ। जो हमको प्लॉट एरिया मिलता है या किसी भी एरिया की बात करते हैं, तो उसमें हमको जिस भी जिस भी यूनिट के अंदर या जिस भी जो भी क्वांटिटी अपनी 12, अगर मीटर स्क्वायर लगा तो ये समझ जाना एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी प्लॉट एरिया या आप प्लॉट जो भी खरीदते हो वो मीटर स्क्वायर में रहता है या स्क्वायर फीट में रहता है, स्क्वायर फीट बोलते हैं, ठीक है, मतलब फीट की पावर 2, ठीक है, जो भी होता है। फीट में क्यों बोलते हैं, अब अपने 1 मीटर का चेंज करते तो 3 पॉइंट समथिंग, 3.3 आई गेस फीट होते हैं, ठीक है। इसका कन्वर्जन आप रुको देख लेना, अपन देख ही लेते हैं ना। पूरा एक, मुझे भी कंफ्यूजन ही रहता है उसका हमेशा। हम्म, 3.37 इंचेस बोल रहा है, अच्छा फुट बोल रहा है। ये देखो, दिखा, वो 3.37 इंचेस है, मतलब या तो 3.2 या 3.2 के आगे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ये वाला, तो इस हिसाब से हम लिख देते 3.3। ये 3.281 किसी भी चीज़ के आगे अगर 5 से ज़्यादा चीज़ लग, पॉइंट के आगे 5 से ज़्यादा वो रहता है, ये जैसे ये वाला जो 8 है वो 5 से ज़्यादा है,
तो इसको हम आगे वाले को क्या बना देते हैं, 3 बना देते हैं। तो 1 मीटर में हमारी क्या हो रही है, हेलो हेलो हेलो, हेलो। हाँ आवाज़ आ रही है, मेरी हाँ मैम, आ रही मीटिंग है। ही काम नहीं कर रही थी। तो ये हमने क्या बोला था कि 1 मीटर में अपनी 3.3 फीट होते हैं। तो जैसे हमको जब हम बीडीडी की ड्राइंग बनाएंगे ना, तो हमको मीटर में टर्म्स मिलेगी, ठीक है, कि इतने बाय इतने मीटर का प्लॉट है या जो भी है। और हमको जो हम रोज़मेरा की बात करते कि प्लॉट कितने बाय कितने का है, तो अपन बोलते हैं ना 35 बाय 50 का प्लॉट। मतलब ये चीज़ आप देखना, हमेशा हमको रेक्टेंगल में मिलती है। प्लॉट सबसे अच्छा, आप बीडीडी अगर पढ़ते या जो जो भी अगर आगे बीडीडी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि रेक्टेंगल जो हमारा प्लॉट होता है वो प्लानिंग के हिसाब से बहुत इफ़िशिएंट रहता है। बजाय कि आप सोचते हो कि जैसे 35 बाय 35, तो सही प्लानिंग इसमें नहीं होती है। आप अपना प्लॉट देख लो, चाहे किसी का भी प्लॉट देख लो, चाहे मैं मेरे घर की बात बता लूँ, चाहे बीडीडी की ड्राइंग में जितने भी आप घर की रेसिडेंशियल प्लानिंग की आप ड्राइंग देखोगे, तो वो कैसी रहेगी, रेक्टेंगल, मतलब चौड़ाई वाली साइज़ और लंबाई वाली साइज़ ज़्यादा, ठीक है। मतलब 35 फीट ये आगे से इतना और 50 फीट का लंबा, ठीक है। अब मीटर में इसको चेंज, ये अपन फिट की बात करते हैं, ठीक है। आपको बुक में या जो भी एग्ज़ाम में आएगा तो वो कैसे आएगा, आपको मीटर में आएगा। तो ये मीटर में करेंगे तो ये कम वैल्यू हो जाती है कुछ, तो करके देख लेना। तो उतने बाय उतने का मीटर की फॉर्मेशन में आपको आएगा, ठीक है। अब कमरे की या रूम की बात करते कि एक रूम कितने बाय कितने का निकलता है, तो 8 फीट का रूम निकल सकता था, मगर आज के टाइम पे नहीं निकलता है। तो बीडीडी में आपके जब प्लानिंग वाला जो चैप्टर आप खोलोगे, है ना, एक बुक है उसमें मियो करके जो बुक लिया होगी आपने बीडीडी की, प्लानिंग वाला चैप्टर अगर आप ओपन करोगे, दूसरा या तीसरा, उसमें चौथे या पांचवें पन्ने पे पूरा लिखा हुआ है कि आपको ड्राइंग रूम बनाना है तो वो कितने एरिया का होता है। तो यहाँ आएगा आपका एरिया, ठीक है। एरिया मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों, ठीक है। फिर आपको डिसाइड करना है कि लंबाई छोटी देनी है या लंबाई ज़्यादा देनी है। ऐसा रूम, मतलब ऐसा रूम निकालना है कि अपन को कैसा, ऐसा लंबाई में ऐसा रूम निकालना है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपके पास प्लॉट है, आपके पास चार्ट है कि ड्राइंग रूम कितने का होता है, लिविंग रूम कितने का होता है, आपका बाथरूम कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, आपका बेडरूम की बात करते तो वो कितने उसका होता है। तो आप वो देखना चार्ट, और स्टेयर है तो स्टेयर प्रॉपर हमारे लिए स्टेयर के लिए कितना एरिया निकालना है, तो वो तीसरे चौथे पन्ने पे आप देखना। फिर उसमें आपको समझ में आएगा कि हमारा अगर प्लॉट है तो कितने बाय कितने का हम दे, तो ये देते हैं मीटर में, है ना। ये सारे जो एरिया होंगे मीटर स्क्वायर में दिए होंगे, ठीक है। तो ये होंगे एरिया अपने, आई बात समझ में। अब मैं बता रही थी 3 डायमेंशन की बात कर रही थी, तीनों दिशाओं की बात कर रही थी। आप आगे पढ़ोगे डायमेंशन किस हिसाब से रहती है, तो 3D की बात करते हैं हम। मैं एक बना रही हूँ, कुछ भी बीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बीम ऐसा ऐसा रखा था है 2 कॉलमों के ऊपर, ठीक है। तो ये दिखता नहीं है मगर ये इम्पोर्टेंट हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें इसका जो हम लिखते हैं डेंसिटी की बात करते हैं, जैसे कंक्रीट की डेंसिटी क्या होती है, इसमें कुछ ऐसे सरिये लगे रहते हैं। तो ये इधर से ऐसे सरिये दिखेंगे, हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो, और यहाँ से ये सरिये ऐसे ऐसे दिखेंगे, ठीक है। बाकी में हमारा क्या फील होता है, क्या फील होता है, कंक्रीट। हम्म, ठीक है, ऐसा रहता है। तो जब हम आरसीसी जब पढ़ते हैं तो इसकी जो डेंसिटी लिखते हैं तो वो
समझ में आ रही है ये? 25 किलो न्यूटन होती है उसकी 1 मीटर क्यूब की। 1 मीटर क्यूब क्यों लिखा यहाँ पर? क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। और वॉल्यूम कैसा है हमारा? 3 डायमेंशन, ठीक है। इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी डेप्थ, ठीक है। ये डेप्थ होती है, मतलब ऐसा भी होगा, ये ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा, ठीक है। तो ये हमारी 3D या 3 डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है। समझ में आया? अब ये मीटर क्यूब क्या गल है, इसको मैं बताती हूँ। मतलब 25 किलो न्यूटन का भार लगेगा, मतलब इसका खुद का भार होगा, ठीक है। अगर ये कौन RCC का बना हुआ है तो 25 किलो न्यूटन 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। तो 1 2 3 कितना हो गया हमारी मीटर की पावर 3। और ये 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 आप करोगे, 1 1 1, तो 1 का वैल्यू 1 ही होता है। मतलब अगर हम आकलन करें 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, कोई सा भी अगर हमने ये वॉल्यूम की बात करते तो उसका भार कितना आएगा हमारा? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 3D का आकलन करते हैं कि हम मीटर क्यूब की पावर को कैसे समझते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की। तो ये हमारा देखो थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, मगर समझ लेना। हम सामने से देख रहे हैं तो ये हमको सामने का फेस है ना, मतलब मेरा भी फेस ये ऐसा है और ये इसका भी फेस ऐसा है। तो ये हमारी 3 डायरेक्शन निकल के आती है। एक होती है ट्रांसवर्स, एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल और एक होती है हमारी लेटरल, ठीक है। जैसे हम ये एक्सिस का वो बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो एक डायरेक्शन मतलब ये इसकी ये वाली डायरेक्शन, एक इसकी ये चौड़ी वाली और एक इसकी ये मतलब इस डब्बे की हाइट, ठीक है। तो ये 3 डायरेक्शन हमारी 3D कहलाती है। एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल अपने सिविल में क्या बोलते हैं, जैसे हमारी जो रेल की पटरी बिछी हुई रहती है, 3D की बात कर रही हूँ, ये हमारी 2 रेल की पटरियाँ लगी हुई रहती है, ठीक है। थोड़ी सी ये गलत बन रही है मगर समझ जाओगे तुम लोग। ये आई सेक्शन होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में ऐसे स्लीपर्स लगे रहते हैं। अगले सेमेस्टर में आपको आएगा रेलवेज, ठीक है। ऐसे नीचे इनके स्लीपर्स रहते हैं। जो आपको पटरी ऐसी ऊपर से देखने पे ऐसी दिखती है ना, रेल की पटरी ऊपर से तो ऐसी दिखेगी। तो ये क्या ऊपर से प्लान देखा हमने, ये मैंने क्या आपका क्रॉस सेक्शन मतलब तीनों डायरेक्शन का बनाया एक साथ। अब अपनी ट्रेन यूं चलती है इसके ऊपर, है ना,
यूं या यूं, ठीक है। तो जिस दिशा में गति कर रही है ट्रेन, ठीक है, किस दिशा में, लंबी दिशा में ट्रेन गति कर रही है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको हम बोले देते हैं हमारी लॉन्गिट्यूडनल, इस वाले केस में लॉन्गिट्यूडनल। और ये वाली डायरेक्शन हमारी हो जाती है ट्रांसवर्स, और ये हो जाती है लेटरल। कुछ भी हो सकती है, चाहे इसको ट्रांसवर्स बोल लो या चाहे इसको लेटरल बोल लो। मतलब लॉन्गिट्यूडनल मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था कि लंबी साइड में, ठीक है, लंबी दिशा में। तो जैसे अगर हम ईंटों को बिछा रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वर्ड क्या आया कि अगर ईंटों का पूरा लाइन है तो वो लंबी दिशा में हम उसको बिछा देते हैं, मतलब हमारी कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ठीक है। अब शीट को हम आराम से डिस्कस कर लेंगे, पहले पहले हम ये कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मैं बता दूंगी, मतलब तुमको अलग से भी बता दूंगी। तो क्या बोल रहा है कि हम ब्रिक आर लेड लॉन्गिट्यूडनली इन स्टेक, स्टेक होंगे तो हम लॉन्गिट्यूडनली, जैसे हमारी ईंटों का लंबा साइड सबसे कौन सा होता है, अपना 19 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। तो वैसे हम इसको स्टैक के ऊपर में ऑफ विड्थ इक्वल टू 2 ब्रिक, मतलब 2 ब्रिक की विड्थ के हिसाब से इसको बिछा देते। अ स्टेक कंसिस्ट ऑफ 8 और 10 टायर्स, the brick are laid along and across the stake in alternate layers. All brick all brick are placed on the edge. All bricks are placed on the edge. The brick should be allowed to dry till they become leather hard or bone dry with moisture content about 2% or so. क्या बोल रहे हैं कि हम जो स्टेक के ऊपर ब्रिक को बिछाएंगे तो वो कैसे बिछाएंगे, ये जैसे ये ब्रिक की लंबाई है तो इस हिसाब से हम ब्रिक को बिछाते चले जाएंगे, ठीक है। और कैसे बिछाएंगे, लेयर्स में, ठीक है। जैसे हमारी 2 ब्रिकों को पास में इसको विड्थ के हिसाब से ऐसे लॉन्गिट्यूडनली इसको बिछाएंगे और लेयर्स में बिछाते चले जाएंगे। और कब तक इनको सुखाएंगे, जब तक कि उसमें कम से कम 2% का उसमें मॉइस्चर बचा हो, मतलब वो 2% से गीली हो, ठीक है। ऐसे हम ब्रिक को बिछा देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। देखो, बर्न करना मतलब भट्टे में तपाना, ठीक है, टेम्परेचर के साथ। ड्राई करना मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर से ही जो नॉर्मली जो सूखते हैं वो वैसे सूखती है ना। तो यहाँ हम ड्राई कर रहे हैं, फिर बाद में हम बर्न कर रहे हैं। तो ड्राई करने की भी 2-3 प्रोसेस होती है कि हम कैसे ड्राई करें। हमको अगर जल्दी अपना काम ख़त्म करना है, ऐसे ड्राई करेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है नॉर्मली अगर एटमॉस्फेयर से ड्राई करते हैं। और अगर हमको फास्ट थोड़ा करना है तो हम हमारे अकॉर्डिंगली उसको किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ड्राई करने के हमारे ब्रिक के कितने तरीके हैं।